धूम्रपान एवं मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं तारादास बंदोपाध्याय की लिखी हुई कहानी का हिंदी रूपांतर जन्मांतर। तो आइए शुरू करें। तारानाथ को उस दिन कोई खास काम नहीं था। वैसे तो शाम के समय बैठक खाना खाली ही रहता है, लेकिन आज जैसे कुछ ज्यादा ही खाली था। तारानाथ अकेले बैठकर हुक्का पी रहे थे। मुझे देखकर कह उठे, अरे आओ आओ, तुम लोगों के बारे में ही सोच रहा था। किशोरी ने पूछा, अचानक हमारे बारे में सोच रहे थे? अचानक नहीं, आज सारा दिन कोई काम नहीं था, समझे। बाकी दिनों में तो कुंडली मिलाने के लिए ना सही, कम से कम हाथ दिखाने के लिए 2-4 लोग आ ही जाते हैं। दिन का खर्चा किसी तरह समझ गए ना, लेकिन आज एक पैसे की आमदनी नहीं हुई। हाथ पैर को गोद में रखकर बैठे बैठे ऊब गया था। तुम लोग आ गए तो बच गया। लेकिन हम तो ग्राहक नहीं हैं। कोई बात नहीं, पैसे न सही, कम से कम गपशप करके तो जिंदा रहेंगे। तुम लोगों से पहले ही कहा था, जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं हुई। भौतिकवादी होता तो बहुत सारा धन जमा कर लेता, लेकिन मुझे पैसों का मोह नहीं है। जिस दिन चला जाऊंगा बस खुश हो जाऊंगा। जाते वक्त कितने पैसे लेकर जा पाऊंगा सोच रहे हो? तभी चारी चाय ले आई। तारानाथ पक्का मजलिसी इंसान है। चाय पीते पीते गपशप का माहौल बना दिया। कुछ देर अलग अलग विषयों पर बात होने के बाद किशोरी ने कहा, आज का अखबार देखा? तरुबाला हत्याकांड का निपटारा हो गया है। चश्मदीद के बयान के आधार पर फांसी का हुक्म भी हो गया है, सुना है? कुछ दिन पहले कोलकाता के एक कुख्यात इलाके में तरुबाला नाम की एक वेश्या की हत्या हो गई थी। हत्यारा कोई सुराग छोड़कर नहीं गया था, इसीलिए कुछ दिनों तक अखबारों में खूब हंगामा हो रहा था। आज अखबार में छपा है कि हत्यारा पकड़ा गया है। एक और वेश्या लड़की ने बाथरूम में छिपकर पूरे हत्या का दृश्य देखा था। इतने दिनों तक जान के डर से उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन पुलिस के दबाव और अंततः अपनी अंतरात्मा के कारण उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। वास्तव में उसी के बयान पर अपराधी को सजा मिली है। तुम लोग जो भी कहो, मुझे तो नहीं लगता कि उस लड़की की कोई गलती थी। देखो, जान का डर तो हम सब में होता है, और ऊपर से आंखों के सामने हत्या होते देखो तो मन की हालत क्या होती है कौन जानता है। किसी को 5 हाथ की दूरी से मार दिया जाए, उफ, सोचना भी मुश्किल है। सही कहा। हत्या के चश्मदीद के मन की स्थिति क्या होती है, ये जानने की इच्छा होती है, लेकिन कौन बता सकता है? मैं बता सकता हूँ। तारानाथ की ये बात सुनकर मैं और किशोरी चौंक गए और उनकी ओर देखने लगे। ये क्या कह रहे हैं तारानाथ? मजाक कर रहे हैं क्या? लेकिन सीरियस बातों पर मजाक करने वाला इंसान तो नहीं है तारानाथ। किशोरी मुझसे पहले सभी परिस्थितियों को संभाल लेता है। उसने पूछा, कैसे बता देंगे? क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने एक खून होते हुए देखा है। तारानाथ से मैंने कई तरह की कहानियां सुनी हैं, लेकिन ये बात एकदम अप्रत्याशित थी। अब किशोरी ने भी कुछ नहीं कहा। तारानाथ ने हमारी ओर देखकर कहा, हाँ, हत्या हुई थी, लेकिन उस हत्या के लिए कोई फांसी नहीं हुई। मेरे अलावा कुछ और प्रत्यक्षदर्शी भी थे। मामला अदालत में भी गया, लेकिन जिसने हत्या की थी वो बाद में छूट गया। सुनोगे कहानी? तो सुनाता हूं। हमें कहानी सुनाने के लिए ज्यादा अनुरोध करने की जरूरत नहीं होती। तारानाथ ने एक हुक्का जलाया और तंबाकू सुलगाकर कहना शुरू किया।
10 एक साल पहले की बात है, जब एक सज्जन जिनका नाम अमरनाथ भट्टाचार्य था अक्सर मेरे पास आते थे। व्यक्तिगत विपत्ति में फंस जाने के कारण मेरे पास हाथ दिखाने आए थे। मेरी सलाह के अनुसार उन्होंने रत्न धारण किया और उनकी समस्या का निवारण हो गया। इसके बाद चाहे कृतज्ञता से हो या फिर मुझसे मिलने की इच्छा के कारण हो, वो हफ्ते में कम से कम 3 दिन मुझसे मिलने आते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बेहतरीन कहानियां सुनाने वाले और अच्छे साथी। हमारी जान पहचान गहरी हो गई थी। तो एक दिन अमर बाबू शाम को हाजिर हुए, लेकिन मैंने देखा इस बार कुछ अन्य विचारों में डूबे हुए हैं। जब कोई थोड़ी चिंता में होता है वैसा ही कुछ। चाय पी रहे थे, हाँ हूं करके मेरी बातों का जवाब दे रहे थे, लेकिन हमारी बातचीत में वो जोश नहीं आ रहा था। तो मैंने एक वक्त पूछ ही लिया, आपको क्या हुआ है बताइए तो, कुछ सोच रहे हैं? अमर भट्टाचार्य ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, सोचा था नहीं बोलूंगा, लेकिन अब लग रहा है कि बोलने से आपको ही बोलना उचित होगा। बाकी लोग इसे मजाक में उड़ा देंगे, लेकिन आप शायद समझ पाएंगे। हाँ, खुलकर कहिए। मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसका नाम विजय चटर्जी है। शादी को काफी समय हो चुका है, लेकिन उनकी एक ही संतान है, एक बेटी जिसका नाम है सुबाला। अब उसकी उम्र 13 साल है। लड़की काफी सुंदर है और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है। विजय पुराने विचारों वाला व्यक्ति है, लेकिन कट्टर नहीं है। वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाकर उसकी शादी करना चाहता है। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ी समस्या आ गई है। क्या हुआ है? सुबाला आजकल अजीब सी बातें करने लगी है, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी सारी असंगत बातें। विजय बहुत डर गया है। उसको शक है शायद सुबाला के दिमाग में गड़बड़ी के लक्षण दिखने लगे हैं। किस तरह की असंगत बातें? मतलब अश्लील कुछ कह रही है? बिल्कुल नहीं। सबके साथ बातचीत करते करते रुक जाती है और फिर एक तरह की नींद भरी अवस्था में अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो बातें कैसी होती हैं? उससे ठीक शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। आप चलिए ना एक बार। आप तो कई तरह की बातों को जानते हैं, शायद आपकी मदद से विजय का उपकार हो जाएगा। सुबाला को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आप एक बार चलिए। विजय बाबू कहाँ रहते हैं? यहीं पास में, अविनाश दत्त लेन में। कल चलेंगे? ठीक है, अपने दोस्त को बता दीजिएगा, कल शाम को एक बार जाकर देखेंगे। मैं आकर आपको ले जाऊंगा, तैयार रहिएगा। अगले दिन मैं विजय चटर्जी के घर गया। साधारण मध्यम वर्गीय घर, लेकिन संपन्न स्थिति। विजय बाबू खुद काफी सुंदर व्यक्तित्व के थे। 40 साल पार करने के बाद भी उनके बालों में कोई सफेदी नहीं थी और माथे पर कोई शिकन भी नहीं थी। उन्होंने मुझे आदर से बैठाया और कहा, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं पंडित जी। मेरी ये इकलौती संतान है। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारे पास और कुछ नहीं बचेगा। अमर से तो आपने सब कुछ सुन ही लिया होगा। बिटिया को एक बार बुलाइए ना, देखूं। विजय बाबू खुद गए और हाथ पकड़कर सुबाला को लेकर आए। अमर भट्टाचार्य ने सही कहा था, लड़की असाधारण सुंदर थी। उसकी बढ़ती काया के कारण उसकी उम्र से कहीं अधिक बड़ी दिखती थी। जैसे ही सुबाला कमरे में आई, मैं चौंक कर सीधे होकर बैठ गया। लड़की साधारण नहीं थी,
हमारे तंत्र शास्त्र में कुछ अलौकिक शरीर लक्षणों का वर्णन है। सुबाला के शरीर में वे सभी लक्षण मौजूद थे। मेरे चौंकने को विजय बाबू ने देखा, लेकिन बेटी के सामने कुछ नहीं पूछा। मैंने स्नेहपूर्वक उसे पास में बैठाया और उससे बातचीत करने लगा। लड़की बिल्कुल सामान्य थी, किसी भी तरह से असाधारण नहीं। कुछ देर बाद मैंने विजय बाबू से कहा, जाइए, इसे अंदर भेज दीजिए। जाओ तो बेटी, अंदर जाके माँ से कहो कुछ खाने को भेजे। सुबाला चली गई। तब मैंने सबसे पहले कहा, डरने की कोई बात नहीं है विजय बाबू, आपकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, ये पागलपन का संकेत भी नहीं है। तो फिर? आपकी बेटी के शरीर में कुछ दिव्य लक्षण हैं। कैसे लक्षण हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, पर आपकी बेटी दूसरों से अलग है और रहेगी। आप इसे रोक भी नहीं सकते। विजय बाबू असंतुष्ट चेहरा लिए चुप रहे। मैं समझ गया कि मेरी बात से वे संतुष्ट नहीं थे। अब मैं क्या कर सकता था? उनकी बेटी ना तो बीमार थी, ना ही उस पर किसी भूत प्रेत का असर था जिसे मैं ताबीज या यज्ञ से ठीक कर सकता था। इतने में घर के अंदर से हंगामा और शोरगुल की आवाजें आने लगी। कुछ महिलाओं की मिली जुली आवाजें सुनाई दी। विजय बाबू जल्दी से उठते हुए बोले, अरे लगता है फिर से सुबाला ने वही करना शुरू कर दिया है। आइए पंडित जी मेरे साथ, आप भी देख लीजिए। मैं थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उनके पीछे पीछे घर के अंदर गया। लंबा बरामदा पार करते हुए हम एक कमरे के सामने रुके। उसी कमरे से हंगामे की आवाजें आ रही थी। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर झांका। दीवार से टेक कर जमीन पर बैठी थी सुबाला। उसकी आंखें आधी खुली थी और वो बड़बड़ाते हुए कुछ बोल रही थी। मुझे देखकर कमरे की महिलाएं घूंघट खींचने लगी। उन्हें थोड़ा हट के खड़े होने के लिए कहिए तो, मैं आपकी बेटी के पास जाना चाहता हूं। विजय बाबू को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे कहने पर महिलाएं खुद ही कमरे के एक कोने में सरक गईं। मैं घुटनों के बल सुबाला के पास बैठ गया और धीरे से आवाज दी, सुबाला, सुबाला। लेकिन बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मन ही मन अपने इष्ट का स्मरण किया और सुबाला के शरीर पर हाथ फिराते ही उसके बड़बड़ाने की आवाज बंद हो गई, जैसे वो धीरे धीरे सोने लगी हो। मधुसुंदरी देवी ने मुझे कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान की थी। सुबाला अब पूरी तरह शांत हो गई थी और उसकी गहरी सांसें सुनाई देने लगी थी। मैंने धीरे से कहा, बोलो बेटी, क्या कह रही थी, बोलो। मेरा बच्चा गिर रहा है। मैं भी गिर रही हूँ। पीछे से किसी ने धक्का दिया है। मेरी गोद में मेरा बच्चा है। किसका बच्चा? मेरा बच्चा। तुम्हारा बेटा? उफ, सर में दर्द, सर में, उफ, पत्थर सर में लगा। किसने धक्का दिया तुम्हें? इसके बाद कोई जवाब नहीं। गहरी नींद में चली गई थी लड़की। विजय बाबू से कहा, उसे बिस्तर पर लिटा दीजिए, वो सो गई है। और आप मेरे साथ आइए तो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाहर के कमरे में आकर मैंने पूछा, कुछ समझ पाए? नहीं, मतलब कुछ ठीक से नहीं। विजय बाबू, आपकी बेटी जाति स्मर है। जाति स्मर? हाँ,
सुबाला शायद अपने पिछले जन्म की बातें याद रख पाती हैं। जो बातें आप और बाकी लोग असंगत मान रहे हैं, वो असल में उसके पिछले जन्म की घटनाएं हैं। यही कारण है कि उसके शरीर पर दिव्य लक्षण है। जातिस्मर होना आत्मा की बहुत उच्च अवस्था का संकेत है विजय बाबू। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, ये अवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मैंने एक और जातिस्मर लड़की देखी थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पिछले जन्म की यादें धुंधली होने लगती हैं। एक बात बताइए तो, सुबाला की ऐसी हालत कब से है? लगभग 1 साल हो गया। तब तो बहुत बड़ी उम्र के बाद शुरू हुआ कह सकते हैं, क्योंकि जन्मांतर की स्मृतियां 5 साल की उम्र से शुरू होती हैं और फिर इस उम्र तक खत्म हो जाती हैं। खैर, कुछ मत कीजिए, बस देखिए, सुबाला अपने आप ठीक हो जाएगी। उस दिन मैं वापस आ गया। अगले कुछ सालों तक मैं विजय चटर्जी के घर कभी कभार गया और कभी कभी विजय या अमरनाथ मुझसे आकर सुबाला की खबर देते थे। कहा जाए तो 2 साल में सुबाला के साथ पिछले जन्म में क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा अनुमान लगा पाए। अलग अलग समय पर अचेतन अवस्था में सुबाला जो बातें करती थी, उसके आधार पर हमने घटना की तस्वीर को जोड़ने की कोशिश की। यदि हमारी शंका सच साबित हुई, यदि क्यों, निश्चय ही सच साबित होगी, क्योंकि बाद में जो कुछ हुआ उसके बाद किसी संदेह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। वो एक बहुत ही मर्मस्पर्शी घटना थी। आप लोगों ने क्या अनुमान लगाया था? कि जब सुबाला उस विचित्र अवस्था में होती थी तो वो अक्सर कहती थी कि वो अपने बेटे के साथ किसी ऊंचे जगह से गिर रही है। वो सिर पर चोट लगने की बात करती थी। एक दिन उसने अपने बाल खींचकर बांध रखे थे और मैंने देखा कि उसके बाएं माथे पर एक लंबा निशान था। हालांकि वो पुराना घाव सूख चुका था, लेकिन निशान वैसे ही दिख रहा था जैसे पुराना घाव सूख कर रह जाता है। जब मैंने इस बारे में विजय बाबू को पूछा तो उन्होंने कहा, ये सुबाला का जन्म से निशान है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब सुबाला बेहोशी की हालत में सिर पर चोट लगने की बात करती है तो ये निशान भी ठीक उसी जगह होता है? क्या ऐसा हो सकता है? पिछले जन्म की चोट का निशान इस जन्म में दिखाई देता है? मुझे नहीं पता, लेकिन इस दुनिया में बहुत सी चीजें संभव हैं। वो तो आप देख ही रहे हैं। 2 सालों में जो कुछ पता चला वो बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन इतना तो था कि पिछले जन्म में सुबाला एक बच्चे के साथ विधवा हो गई थी। बाद में कोई या कुछ लोग उसे किसी ऊंची जगह से, शायद किसी पहाड़ी से, उसके बच्चे समेत धक्का देकर हत्या कर देते हैं। लेकिन उसे क्यों मारा गया या हत्यारे का नाम क्या था, ये सब हमें कभी पता नहीं चल पाया। यहीं आकर सुबाला की कहानी रुक जाती थी। उसके मन पर और दबाव डालने से नुकसान हो सकता था, इसीलिए मैंने भी कभी जबरदस्ती नहीं की। यहाँ एक बात कहना जरूरी है कि इस घटना से मैंने समझा कि मातृत्व स्नेह क्या होता है। बच्चे के प्रति माँ का लगाव दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति है। सुबाला मात्र 13 साल की किशोरी थी। इस जन्म में अभी तक तो वो माँ नहीं बनी थी, लेकिन जब वो बेहोशी की हालत में कहती थी, मेरा बच्चा गिर रहा है, मेरे बच्चे को बचाओ,
तब उसके चेहरे पर जो व्याकुलता झलकती थी वो केवल एक मां के दिल की गहरी भावना ही हो सकती थी। पिछले जन्म में खोए हुए बेटे के प्रति ये प्रेम धीरे धीरे कम हो गया। इस तरह से 2 साल गुजर गए और सुबाला अब काफी सामान्य हो गई। अब उसकी उम्र 17 साल हो गई थी। तो एक दिन शाम को अमर बाबू आए और बोले, एक अच्छी खबर है, एक बड़ा भोज होने वाला है। किस बात का भोज? गृहिणी पुत्र मुख दर्शन करवाएंगी क्या? अरे आप भी कैसी बातें करते हैं इस उम्र में। जाने दीजिए। बात यह है कि हमारे विजय चटर्जी की बेटी की शायद शादी होने वाली है। किसकी? सुबाला की? हाँ, परसों लड़के के पिता देखने आ रहे हैं जबलपुर से। लड़का वहीं पर व्यापार करता है और बहुत संपन्न है। लड़की सुंदर है, इसीलिए उसे देखने आ रहे हैं। वरना विजय की जो आर्थिक स्थिति है वो इस तरह के परिवार में अपने बेटे की शादी नहीं करा सकता था। आप भी आइए ना। उस दिन विजय ने कहा था कि आपको भी साथ लेकर आना है। इतना शुभ दिन, आपकी तरह एक सच्चे ब्राह्मण की उपस्थिति में सुबाला का कल्याण होगा। लड़की को देखने के दिन विजय चटर्जी के घर गया अमर के साथ। इस तरह के सामाजिक उत्सव मुझे अच्छे ही लगते हैं, खासकर जब बात लड़की देखने की है। अच्छे भोजन की व्यवस्था जरूर होगी। मैं हमेशा से भोजन प्रेमी रहा हूं, तुम लोग तो जानते ही हो। धोती शाल लपेटकर शाम को वहां पहुंच गया। लड़के के पिता अभी तक नहीं आए थे। विजय बाबू ने हमें आदर से बैठक खाने में बिठाया। तंबाकू आया, नाश्ता आया, चाय आई। विजय बाबू ने एक बार सुबाला को बुलाकर प्रणाम करवाया और फिर उसे अंदर ले गए। सुबाला अचानक जैसे बहुत सी लंबी हो गई थी। उसकी आंखें और चेहरा जैसे चित्रित किया गया हो। वास्तव में वो बहुत सुंदर थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर हृदय से आशीर्वाद दिया। सुखी रहो माँ, सुखी रहो। जीवन में ऐसा व्यर्थ आशीर्वाद मैंने कभी नहीं दिया। विजय चटर्जी बोले, पंडित जी, आज रात का भोजन यहीं पर करें। आमिष चलता है ना? बिल्कुल चलता है। मैं घंटी बजाकर पूजा करने वाला पुरोहित नहीं हूं विजय बाबू। सभी का मन बहुत प्रसन्न था। विजय बाबू की खुशी छलक के बाहर आ रही थी। और क्यों ना हो, बेटी की शादी एक संपन्न घर में करने जा रहे थे। कहा जाए तो शादी लगभग तय ही थी। लड़के के किसी रिश्तेदार ने लड़की को देखकर वहां जाकर बहुत तारीफ की थी और आज पिताजी आकर देख लें तो बात पक्की हो जाएगी। शाम ठीक 7 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। विजय बाबू बाहर जाकर कुछ देर बाद एक लंबे चौड़े सजीले और बुजुर्ग सज्जन को लेकर आए। उनका परिचय कराते हुए विजय बाबू बोले, ये हैं सनातन मुखोपाध्याय, लड़के के पिता। हमने नमस्कार किया। सनातन बाबू ने उत्तर में प्रणाम करने की जरूरत महसूस नहीं की। पास में बहुत पैसे हो तो भी एक धनी व्यक्ति के व्यवहार में थोड़ी नम्रता होती है। ये उस दल के नहीं है। बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति थे। हमारे नमस्कार के जवाब में एक दिखावटी नमस्कार करके जल्दबाजी में बोले, चटर्जी बाबू, लड़की को बुलाइए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अभी लौटना होगा। कोलकाता आया था व्यापार के एक जरूरी काम से। सोचा आया हूं तो एक बार देख कर ही जाता हूं, नहीं तो ऐसे कभी आना होता नहीं। इस तरह की 2-4 बातें कहकर उन्होंने स्पष्ट रूप से जता दिया कि उनके और विजय बाबू के बीच में स्तर का बहुत
अंतर है। समझा दिया कि उन्हें सिर्फ व्यापार के काम से आना था, इसीलिए दया करके लड़की को देखने आ गए। समझ में आया कि शादी हुई तो होगी, परिवार की तरफ से विजय बाबू को ज्यादा सुख नहीं मिलेगा, लेकिन कन्यादायक पिता का इतना सम्मान ज्ञान देखने से नहीं चलता। विजय बाबू जल्दी से अंदर गए लड़की को बुलवाने के लिए। हम लोग सिर नीचे करके चुपचाप बैठे रहे। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके सामने किसी भी तरह की बातचीत नहीं की जा सकती। सनातन मुखोपाध्याय उसी तरह के इंसान थे। कुछ देर बाद अंदर से चाय नाश्ता आया, लड़की के हाथ से बना हुआ नाश्ता। सनातन बाबू ने उसको छुआ भी नहीं, सिर्फ चाय पिए एक कप और लगातार लड़की दिखाने की जल्दबाजी करने लगे। विजय बाबू मजबूर नौकर की तरह उनकी जल्दबाजी की खबर अंदर के कमरे तक पहुंचा दे आते। इस तरह के इंसान मैंने कम ही देखे हैं। इसके बाद घटी असली घटना जो बताने के लिए बैठा हूं। इसके बाद जो भयंकर कांड होने वाला था उसका हमें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। बहुत ही सुंदर माहौल था। एक शादी की बात पक्की होने वाली थी, थोड़ी देर बाद भोजन की भी व्यवस्था होगी। कौन जानता था कि एक भयानक मामला होने वाला है आने वाले कुछ मिनटों में। अंदर के कमरे से चोरी की आवाज आते ही विजय बाबू उठकर अंदर जाकर सुबाला का हाथ पकड़कर बाहर लाने लगे। मैंने उस वक्त बहुत अच्छे से उसका चेहरा देखा था। हलफ देकर कह सकता हूं कि उस वक्त उसके चेहरे पर न तो कोई अस्वाभाविकता या पागलपन का चिन्ह मात्र भी नहीं था। मैं सुबाला को बैठने की जगह देने के लिए उठकर सरकने लगा और अमरनाथ भी सरकने लगे। तभी अचानक एक अद्भुत आवाज सुनकर चेहरा उठाकर देखा तो पत्थर जैसा हो गया। सुबाला की आंखें विस्फारित थी और वो पागलों की तरह देख रही थी सनातन मुखोपाध्याय की तरफ। सनातन बाबू भी हड़बड़ाकर उठकर खड़े हो गए। सुबाला की पूरे शरीर की मांसपेशियां सख्त हो गई थी, आंखें तीव्र क्रोध में जलने लगी थी, होठ बिगड़ने लगे थे। विजय बाबू डर के मारे कुछ बोलने जा रहे थे। उनके मन की अवस्था का सहजता से अनुमान लगाया जा सकता था। बहुत दिन से लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया था। सब कुछ ठीक हो गया, इसी भरोसे में इस शादी की तैयारी में जुट गए थे। आज अचानक इतने सालों बाद फिर से सुबाला के साथ ऐसा होगा, कौन जानता था। वो शायद कुछ बोलने जा रहे थे, उसके पहले ही कमरे के अंदर सुबाला की तीव्र आक्रोशपूर्ण आवाज फैल गई। इस आदमी ने ही मेरे बच्चे को मार डाला, मुझे मार डाला। ये क्या कह रही थी सुबाला? शादी तो अब होने से रही, लेकिन इस बार तो मामला कुछ और ही हो सकता था। विजय बाबू ने कहा, अरे ये क्या कह रही है? चुप कर। और किससे क्या कहना? सुबाला तब काल नागिन के जैसे फुंफकार रही थी। कहने लगी, पैसे के लिए मेरा खून कर दिया? भैया को मारकर तुझे शांति नहीं मिली? पैसों के लिए मुझे और मेरे बच्चे को पहाड़ से धक्का मारकर गिरा दिया? ठीक है, लेकिन इस बार तुझे कौन बचाएगा? सनातन बाबू का चेहरा सफेद हो गया था। अवास्तव असंभव विभीषिका देखकर इंसान का जैसे होता है। उन्होंने अस्पष्ट शब्दों में कहा, भाभी। उसी वक्त सुबाला हिलते डुलते कमरे से निकल गई।
विजय बाबू चुपचाप खड़े थे। अमर बार बार कह रहा था, चले जाइए सनातन बाबू, यहाँ से चले जाइए, आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। मैंने उसको रोककर सनातन बाबू के सामने जाकर पूछा, भाभी कौन? सनातन बाबू थर थर कांप रहे थे। बोले, हाँ, भाभी कहकर किसे पुकारा आपने? किसको धक्का मारकर गिरा दिया था पहाड़ से? बोलिए सनातन बाबू, बोलिए। सनातन बाबू को फिर उसके बाद कभी भी किसी भी तरह की बात करने का मौका नहीं मिला। मेरे पीछे से विजय बाबू पकड़ो पकड़ो करके चिल्लाने लगे। मैं चौंक कर पीछे पलटकर देखा, सुबाला एक बड़ी सी छुरी हाथ में लेकर कमरे में घुसी। उसके कपड़े लगभग खुल गए थे, आंखों में हत्यारे जैसी नजर, और पीछे से दौड़ी आ रही थी घर की महिलाएं। मामला एक पल में आंखों के सामने घट गया। अमर पलंग से उतरकर मैं और विजय बाबू आगे बढ़कर बाधा देने के पहले ही सुबाला ने बिजली की तेजी से दौड़कर आके सनातन मुखोपाध्याय के गले में छुरी चला दी। विकृत शब्द करते हुए सनातन बाबू गिर पड़े। गले से रक्त की नदी बहने लगी। 10 मिनट बाद मोड़ के दवाखाने से जब डॉक्टर को लेकर आया, तब तक सनातन बाबू के शरीर में प्राण नहीं बचे थे। सुबाला बेहोश होकर गिर पड़ी। 2-1 घंटे बाद सुबाला को होश आया था, लेकिन जो कुछ घटा उसे कुछ भी याद नहीं था, जो कि संपूर्ण स्वाभाविक था। सनातन बाबू के लड़के ने केस को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने नहीं छोड़ा। पुलिस ने सुबाला के विरुद्ध भी खून का मामला दायर किया, लेकिन जज बुद्धिमान थे। इस हत्या का कोई मोटिव नहीं था। इसके अलावा असामी पक्ष से कहा गया था कि लड़की पागल है। मेरे और अमर बाबू की गवाही से भी काम बना। सुबाला बरी हो गई। पिछले जन्म में धन की लालच में विधवा भाभी सुबाला और उसके संतान की हत्या की थी सनातन ने। उस संपत्ति को पाकर ही जबलपुर में व्यापार शुरू किया था उसने। इधर सुबाला ने कोलकाता में विजय चटर्जी की लड़की बनकर जन्म ग्रहण किया था। भगवान की लाठी का मार बहुत ही खतरनाक होता है, समझे। कहां से सनातन मुखर्जी को लाकर सजा भुगतनी पड़ी। खुद के लिए उतना नहीं, लेकिन अपने संतान की मौत की बात भूल नहीं पाई थी सुबाला। सनातन को देखते ही चलने लगी थी पिछले जन्म की यादें। तारानाथ रुके। बाकी दिनों में कहानी के आखिर में किशोरी कुछ एक टिप्पणी करता था। आज वो भी चुपचाप बैठा रहा। बाहर लैंप पोस्ट में रोशनी हो गई थी। कमरे के अंदर जैसे एक सन्नाटा पसर गया था। तारानाथ भी आज और कुछ नहीं बोल रहे थे। आखिर में मैंने चुप्पी तोड़ी और कहा, अच्छा आज अब चलते हैं, ठीक है, फिर कभी आएंगे। आप सुन रहे थे तारानाथ बंदोपाध्याय की लिखी हुई कहानी का हिंदी रूपांतर तारानाथ तांत्रिक की कहानी जन्मांतर। सूत्रधार, कहानी पाठ एवं विभिन्न चरित्रों में मैं किशोर, सुबाला के चरित्र में पल्लवी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए कहानी विद किशोर की ओर से नमस्कार।